मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीएससी का पेपर होने वाला है वैल्यू एडेड कोर्स का, ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न मेडिसिन फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन, तो उससे संबंधित जितने भी आपके सामने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं और उनके साथ मैं थ्योरी भी आपको समझाऊंगा। एमसीक्यू कोई भी पढ़ा सकता है, आपको यूट्यूब पर बहुत पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसी थ्योरी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि पेपर में आप करके आ जाओगे। पिछला जो पेपर हुआ था फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें से 40-50 में से 40% हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट में से आए थे, और मैं आपको बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे, आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको मैं जितना कंटेंट बताऊं बस उतना कंटेंट अच्छे से पढ़ के जाना है। ये आप मेरे से वादा करो कि जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आप पढ़ के जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। और एक चीज़ और बताऊं, जैसे आप लाइक करोगे तो कमेंट वाला सेक्शन आएगा ना, वहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और वहाँ पर हाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, मतलब ऑप्शन क्या आएगा, हाइप का आएगा, उस पर हाइप पे भी आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या और बच्चों के आपके पास शेयर हो जाती है वीडियो, तो और बच्चों के पास शेयर होती है तो उनको भी मदद मिलती है। इसलिए आपका काम यही है कि आपके जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं बस उनमें वीडियो को शेयर कर दिया करो, और साथ के साथ लाइक सब्सक्राइब और जो कमेंट कर दिया करो, ताकि और दोस्तों के पास भी पहुंच जाए ये वीडियो। यूनिट फर्स्ट की बात करें अपन, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन स्क्रिप्चर ऑफ आयुर्वेद। तो कौन सा भारतीय ग्रंथ है वो आयुर्वेद का मूल मंत्र माना जाता है। ये सेम टू सेम पर्सन मैंने पढ़ाया था पिछले पेपर में, और यह देखने को मिला था। तो कौन सा माना जाता है आपका, चरक संहिता है। उसमें ही सबसे पहले किसकी बात की गई थी, आपको आयुर्वेद के बारे में बात की गई थी। और चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी, चरक के द्वारा लिखी गई थी। समझ में आ गया आपको। तो आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चरक संहिता में बताया था। अगले वाला प्रश्न की बात करूं, आयुष कंपोनेंट प्राइमरली फोकस ऑन द मेंटल एंड द फिजिकल वेलबींग थ्रू द पोस्चर ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। तो आयुष जो प्रणाली है, पहले मैं आयुष समझाता हूं आपको क्या होता है। तो देखो आयुष क्या है, आयुष एक भारत सरकार के द्वारा एक प्रणाली लॉन्च की गई, एक ये समझ कि योजना लॉन्च करी गई, समझ में, जिसमें प्राचीन जो हमारी चिकित्सा प्रणालियाँ थी, जिसमें कौन कौन सी, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंधी, और एच फॉर जो आपका होम्योपैथी होता है उससे संबंधित। तो ये जितनी भी आपकी जो पुराने समय में जो उपचार की पद्धतियाँ करती थी ना, वो विलुप्त होती जा रही थी। तो सरकार ने एक योजना बनाई इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो यही है, उसमें क्या बताया गया है, आयुष का कौन सा अंग मुख्य रूप से आसन, स्वशासन, ध्यान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है। तो कौन सा करता है, योगा करता है। तो आपने देखा होगा बाबा रामदेव, आपको पता है, सुबह सुबह टेलीविजन पे आ जाते हैं और योगा करते रहते हैं, ध्यान करने के बारे में बताते हैं, आसन करने के बारे में बताते हैं, स्वशासन आपके साथ स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी प्रणाली में होता है ये, कौन सी आयुष प्रणाली में, योग में ये सब चीज़ की जाती है। अच्छा प्रश्न है, बस लैंग्वेज आर्ट है, तो लैंग्वेज आर्ट आएगी तो मैं इस प्रकार के आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा देखो, ये शायद चौथा या पांचवा या जो वीडियो होगा, तो इससे पहले एक और वीडियो मैंने कराया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पिछली बार हार्ड पेपर आ गया था, तो उसमें यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्पेशल मैंने उसी पे वो वीडियो बनाया था पिछले वाला, वो जरूर से देखकर जाना, आपको मस्ट है देखना। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर से देखना। इन नेचुरोपैथी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ग्रेट हीलर। तो नेचुरल थेरेपी में कौन सा एक महान उपचारक माना जाता है। तो देखो ये प्रश्न ऐसे है कि नेचुरल थेरेपी होती है एक, मतलब एक जैसे अपना अंग्रेजी दवाई लेते हैं ना आप केमिकल वाली, तो वैसे एक नेचुरल थेरेपी भी होती है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से आपको उपचार किया जाता है। तो जैसे पहले नहीं होता था कि मान लो भाई, अगर कोई कभी कभी आपने देखा होगा कि फोटो आते हैं जिसमें इंसान सोए रहते हैं समुद्र किनारे, और उसको पूरा मिट्टी का लेप कर दिया जाता है, समझ में, आपने देखा ना, ऐसा कुछ उपचार होता है। तो वही क्या कहलाती है, नेचुरल पैथी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या माना जाता है कि प्रकृति के द्वारा आपका इलाज किया जा रहा है। तो समझ में आ गया आपको, प्रकृति को नेचुरल थेरेपी में सबसे बड़ा महान उपचारक आपको ग्रेटर हीलर के रूप में जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज ऑफिशियली इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो आयुष जो मंत्रालय है ये कब शुरू हुआ है, ये 2014 के अंदर आयुष मंत्रालय उसकी शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया, नया है, आ सकता है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद, इम्बैलेंस इन विच द एलिमेंट दोष कोज डिजीज। तो आयुर्वेद के अनुसार किन तत्वों की दोष से असंतुलन है वो रोग उत्पन्न होता है। मतलब कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे आपके शरीर में, इनके असंतुलन से आपकी बीमारियां हो सकती हैं। कौन सा, कफ, वात और पित्त। तो कफ होता है ना आपके, कफ मतलब जो आपके शरीर के अंदर जो
जो जुकाम वगैरह हो जाती है तो जो कफ जम जाता है उसको कफ बोलते हैं। वात मतलब आपके जो मवाद वगैरह फुंसी वगैरह हो जाती है उसके अंदर जो पीला पीला लिक्विड हो जाता है ना, वो वात बोला जाता है। और पित्त, पेट के अंदर खाना पीना अच्छे से नहीं पचता तो जो कीटाणु पैदा हो जाते हैं उसको पित्त बोला जाता है। तो यही आपके शरीर के अगर ये 3 चीज़ें बन रही हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको बीमारी होने वाली है या बीमारी हो सकती है। तो यही होता है, अच्छे से याद कर लेना। ये प्रश्न आएगा कफ, वात और पित्त से संबंधित, चाहे घूम कर आए, फिर कर आए, कैसे भी आए, लेकिन ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगले वाला प्रश्न है विच ब्रांच ऑफ द आयुष ऑर्गेनाइज इन द तमिलनाडु इज रूटेड इन द्रविडियन कल्चर। तो कौन सी आयुष की जो शाखा है वो तमिलनाडु में उत्पन्न हुई और द्रविड़ शाखा से संबंधित है, तो कौन सी है? सिद्धा। तो मैंने आपको बताया सिद्धा है सिद्धि, ये कहाँ पर है इसकी। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिद्धि जो प्रणाली है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तमिलनाडु के अंतर्गत हुई। और कौन से कल्चर से जुड़ी हुई? द्रविड़, जो हमारी प्राचीन द्रविड़ कल्चर था उससे जुड़ी हुई है। अगले वाला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हब्स आर नोन एज द इंडियन जिनसेग। तो इंडियन जिनसेग के नाम से कौन से हब को, कौन सी जड़ी बूटी को जाना जाता है? तो कौन सी जड़ी बूटी को जाना जाता है? अश्वगंधा होती है, उसको इंडियन जिनसेग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन जिनसेग के नाम से किसको जाना जाता है? अश्वगंधा को जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज द टर्म ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी इन योगा एंड आयुर्वेद। तो योग और आयुर्वेद में जीवन ऊर्जा के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो जीवन आपका जो जिंदगी है और आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है उससे संबंधित कौन सा शब्द यूज किया जाता है? प्राण शब्द है उसको यूज किया जाता है। समझ में आ गई? प्राण शब्द क्या हो गया? जैसे थारो अपना जो शरीर है वो कार्य कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये कार्य करता है तो इसमें क्या ऊर्जा भी खर्च होती है। अब उस ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? प्राण ऊर्जा जो अपन शरीर एक्टिव रहता है। अब आदमी कदे कदे कौन कब मेरा तो ओहो आठ गुट्टा सा टूट रही, शरीर में कोई जान नहीं गुन बच्ची, तो इसका अर्थ क्या? आपकी जो प्राण ऊर्जा है आयुर्वेद के अनुसार वो कमजोर हो गई, उसमें ऊर्जा की कमी देखने को मिल रही है। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है विच इंटरनेशनल डे हैज इंक्रीज द ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ योगा। तो योगा से संबंधित आपको जो अवेयरनेस फैलाने के लिए योग की पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर उसको जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अब एक बात बताओ, 21 जून को एक और घटना होती है हमारी पृथ्वी से संबंधित, तो ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी वो इसका जवाब देंगे कि वो कौन सी घटना होती है, या आपको भी अगर पता है तो आप भी जरूर से कमेंट करके बताना। Which herbs is widely used for boosting the immunity and known for its एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। तो कौन सी जड़ी बूटी है वो आपकी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए और एंटीवायरल गुणों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी होती है इसमें? गिलोय। तो जो गिलोय है वो आपका, अब गिलोय क्या होती है काफ़ी बच्चों को तो पता होगा। गिलोय क्या होती है? एक मतलब बेल लगती है गिलोय की, ठीक है, हरी सी बेल होती है लंबी सी, उसकी क्या होती है जो स्टेम होता है ना, स्टेम तना होता है, तने को काट कर उसको कूट कर उसका काढ़ा बनाया जाता है। समझना? कड़वी होती है थोड़ी पीने में और उसको सुबह सुबह पिया जाता है। सर्दियों में देखना बाबा रामदेव एक गिलास लेकर रखेंगे अपने पास में, गिलोय के बारे में बताएंगे आपको, है ना। तो यही होते है, गिलोय एक जड़ी बूटी होती है और इसको पाने से, इसको पीने से क्या होता है? आपका शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। समझ में आ गया? एक नीम गिलोय आती है, एक जो नीम के नीचे जो गिलोय लगती है उसको नीम गिलोय बोलते हैं, है ना। और वो बहुत सेहत के लिए अच्छी रहती है। कोरोना में भी गिलोय का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। तो अपने एंटीवायरल गुणों के लिए और अपने शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गिलोय का उपयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है व्हाट डज द यू इन द आयुष स्टैंड फॉर। तो आपका जो यू शब्द है वो आयुष प्रणाली में किसका होता है? तो मैंने पहले बता दिया था, यूनानी से संबंधित होता है आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवस्था इन आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का, स्वस्थ, हाँ सॉरी अवस्था बोल दिया, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? तो आयुर्वेद क्या बताता है? आपका तन, मन और शरीर, वो तीनों की तीनों चीजें, आपका तन मतलब शरीर, मन मतलब क्या होगा? आपका जो विचार आते हैं वो, और आत्मा मतलब अंदर की जो आपका जो एनर्जी होती है, प्राण ऊर्जा होती है, वो तीनों की तीनों सुखी होनी चाहिए। तो यही होता है स्वास्थ्य व्यक्ति वही होगा जिसका तन शरीर खुश, मन में से भी खुश और आत्मा वो भी खुश, और तीनों यह है कि जो और ट्रेडिशनल मॉडर्न मेडिसिन एंड एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन में पढ़ लियो अच्छा मन करके, समझ में आ गई, तब थे स्वस्थ हो। अगले वाला प्रश्न है त्रिफला किन 3 फलों का संयोजन होता है। तो त्रिफला किससे बनी होती है आपकी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंवला, हरितकी और विभूतिकी। तो ये 3 होती हैं आपका, आंवला, हरितकी और विभूतिकी नाम, तीन नामों की आपकी क्या होती हैं? ये तीन जड़ी बूटी हुई हणु मिल के एक त्रिफला बना। तो तुम सुनो त्रिफला का चूर्ण है ये जो आपके आते हैं ना
च्यवनप्राश वगैरह आते हैं तो उसमें काफ़ी बार ये त्रिफला का यूज़ किया जाता है। ये त्रिफला काम क्या होता है, कोई का भाई मतलब कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई, खाना ढंग से नहीं पच रहा, तो उसके लिए त्रिफला का उपयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, सोवा रिगपा प्रणाली मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो ये था ना, यहाँ अजीब सा नाम को लग रहा है, तो कठे है लद्दाख और सिक्किम में। तो ये अजीब से जो नाम दिखे, सोंगपा, चोंगा फोंगा, ऐसे शब्द है कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख वगैरह में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक चिकित्सा प्रणाली होती है, कहाँ पर देखने को मिलती है, लद्दाख और सिक्किम में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न है, विच एंशियंट प्रैक्टिस फोकस ऑन क्लीनिंग द बॉडी थ्रू द टेक्निक लाइक काजल कुंजल कुंजल क्रिया एंड नीति। तो कुंजल क्रिया और नीति के द्वारा शरीर को शुद्ध करने का कौन सी तरीका होता है, इसको क्या कहा जाता है, षटक्रम यौगिक तरीका होता है। तो डिटॉक्स मतलब शरीर के अंदर क्या होते हैं आपके कोई जहर, मतलब शरीर के अंदर कोई रोगाणु वगैरह को के बाहर कर निकालने के लिए आपको नेति और कुंजल क्रिया को किया जाता है। समझ में आ गया आपको। ये जो प्रश्न लेकर आए हो ना, ये सारे के सारे नए प्रश्न है, डिफरेंट टाइप के प्रश्न, आपको ये इजी प्रश्न नहीं है सारे, मतलब अच्छे प्रश्न लेकर आए हो, ताकि अगर प्रश्न का पेपर का लेवल अच्छा आ जाए, डिफरेंट प्रश्न पूछने लग जाए प्रोफेसर, तो आपको इन प्रश्नों से देखने को मिलेंगे। काफ़ी बच्चों को सवाल आता है कि सर हमें आपकी जो बाकी की क्लासेज भी देखनी ज़रूरी है, देखनी नहीं ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे आना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन पे। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करोगे, आपके सामने ऐसा यूट्यूब चैनल दिखेगा और यहाँ पर आपको उसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये रहा आपका प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। तो इसमें नीचे की तरफ जाओगे, तब आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, किस नाम से, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन। तो ये जो साइबर लॉ एंड इथिक्स के नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन की, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर कौन सी क्लासेस पढ़नी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको क्लास नंबर 1 को जरूर से देखना है, और क्लास नंबर ये 2 है, इसको जरूर से देखना है। जो मास्टर क्लास है इसको देखना है, और ये जो मास्टर क्लास पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 को तो जरूर से देख के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास। तो समझ में आ गया। और इस प्लेलिस्ट का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। लेकिन क्लास 2 को जरूर से देख जाना। अभी बता रहा हूँ आपको, यहाँ से मैंने पिछला जो पेपर हुआ था उसमें हार्ड पर्सन आ गए थे, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने स्पेशल पढ़ा है, इसलिए जोर देकर बता रहा हूँ आपको। और क्लास फर्स्ट इसलिए देखना है क्योंकि इजी पर्सन आ गए तो यहाँ से आएंगे। चलो शुरू करते हैं अपन अगले वाले जो यूनिट है उसकी तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन। तो कौन सा आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा की मुख्य आलोचना है। अब एलोपैथिक कौन सी दवाई होती हैं, जो अपना डॉक्टर के पास जहाँ जो अपना लिखा है ना, केमिकल से बनी हुई दवाई एलोपैथिक दवाइयों के नाम से जाना जाता है। तो उनमें क्या होता है, ओवर यूज ऑफ द सिंथेटिक ड्रग, कृत्रिम दवाओं का अत्यधिक उपयोग करना। तो क्योंकि सिंथेटिक ड्रग है उनको बहुत ज़्यादा उपयोग करते हो, तो उनको क्या है, साइड इफेक्ट भी देखने मिले हैं। समझ में आ गया ना आपको। तो काफ़ी बार नहीं कहती भाई मैं तो कोई एलर्जी की दवाई ली है, मैं तो मोटो हो, तो आप मोटा क्या होगा, वो साइड इफेक्ट होगा। काफ़ी बच्चों के, काफ़ी लोगों के बाल वगैरह उड़ना शुरू हो जाते हैं, समझ आता है, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। नया या तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरे तो शरीर में गर्मी होगी, है ना, आपको शरीर में थोड़े हीट महसूस होने लग जाएगा। तो यही होता है, साइड इफेक्ट होते हैं आपको एलोपैथिक दवाइयों के। अगले वाला प्रश्न है, विच आयुष थेरेपी इज प्राइमरली नॉन इन्वेसिव एंड फोकस ऑन लाइफ स्टाइल डाइट नेचुरल बेस हीलिंग। तो कौन सी आयुष चिकित्सीय है, वो गैर आक्रमणकारी है, जीवन शैली आहार और प्रकृति आधारित होती है। तो प्रकृति जठी सब दिख जाना, तो सीधो सीधो टिक मार के आना था, प्रकृति चिकित्सा नेचुरलोपैथी। समझ में आ गई। अब यह क्या कार्य करे, या शुद्ध सावल चिकित्सा प्रणाली है, मतलब यह क्या है, अपना कोई दवाई लेने की जरूरत को नहीं, प्रकृति आपके हिसाब वो आपको ही ठीक कर देगी। समझ में आ गई। अभी को उदाहरण देके बताऊं, काफ़ी बार अपने चोट लग जाती है ना, तो अपन क्या करते हैं, कोई पट्टी वट्टी नहीं करते, अपन क्या आप पे ठीक हो जैसी। तो जो आप पे ठीक होने वाली प्रकृति है ना, मतलब चिकित्सा प्रणाली है, वह कौन सी है, नेचुरलोपैथी के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एंटी पायरेटिक ड्रग्स। तो एंटी पायरेटिक ड्रग्स का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है, तो एंटी पायरेटिक, अब ये समझ लो, इसको ट्रिक से याद कराऊंगा। एंटी पैरेटिक मतलब कोई एक प्यारो इंसान हो को बेचारा क्या होगी, बुखार होगी, तो उन गोली ला के दी। तो कौन सी एंटी पैरेटिक कहते हैं, प्यारे इंसान को हो गई बुखार। समझ में आ गया आपको। एंटी पैरेटिक कौन सी दवाई आती है, बुखार को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। तो ये समझ लेना, कोई प्यारा बच्चा था आपका छोटा सा, उसको क्या हो गई, बुखार हो गई, तो उसको एंटी पैरेटिक दवाई दे रहे हैं। ठीक है।
अगले वाले पर्सन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनाजेलिक ड्रग्स। तो एनाजेलिक ड्रग्स है ना, उसको कौन से के लिए पैरासीटामोल की रूप में जाना जाता है, एनाजेलिक्स। तो इसको स्ट्रिक से याद कर लेना। अन्ना जेलिक को ऐसे याद कर लेना कि अन्ना है, अन्ना नाम का आदमी है, वो सरकारी हॉस्पिटल में दिए गया और उसको कौन सा दी, कौन सी गोली दी, पैरासीटामोल दी। तो अन्ना जेलिक्स को किस नाम से याद करना है, अन्ना नाम का व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में गया, सरकारी हॉस्पिटल में, और उसको कौन सी दवाई दी, एना जेलिक्स से दवाई दी है। तो आपको पता है भाई सरकारी हॉस्पिटल में पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा दी जाती है, समझ में आ गया। तो एना जेलिक्स को इस तरीके से याद कर लेना। कुछ ट्रिक भी बता दूंगा, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो रिकेट्स की बीमारी होती है वो किससे संबंधित होता है, विटामिन डी के से मिलती है। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसको ट्रिक से याद कराऊं, रिकेट्स को आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। देखो विटामिन डी कहाँ से मिलती है अपने को, सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी मिलती है। और इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम हो गई उसको अब्जॉर्प्शन करता है, मतलब सोखने का कार्य करता है, इसलिए अपनी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। और कोई आदमी मान लिया विटामिन डी कम लेगो, सूर्य की किरणें कम जागो, तो क्या जागो का रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे याद कर लो, एक बच्चा था वो क्रिकेट कम खेलता था, क्रिकेट नहीं खेलता था, तो क्रिकेट नहीं खेलेगा तो धूप के संपर्क में नहीं आया, तो उसको किसकी कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी। तो रिकेट्स को क्रिकेट से याद कर लो, वो क्रिकेट कम खेलता था इसलिए उसको कभी धूप तो लगी नहीं, इसलिए उसको किसकी कमी होगी, विटामिन डी की कमी हो गई है। अगले वाला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मेडिसिन हेल्प ट्रीट द हाई ब्लड शुगर। तो आपका शरीर में जो उच्च रक्तचाप होता है उसको सहायक इलाज करने के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है, तो एंटी हाइपरटेंसिव। तो हाइपरटेंशन भाई कोई आदमी का मतलब उच्च रक्तचाप का दवा, हाई ब्लड प्रेशर का दवा है, जो आदमी का टेंशन हाई लेवल की हो जा जानी तो है। तो उक्त रक्तचाप कब होता है, जब इंसान को हाइपरटेंशन हो जाती है तब। तो इसलिए याद कर लेना, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सी दवाई यूज कर जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ यूज की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एडवांटेज ऑफ आयुष सिस्टम ओवर द मॉडर्न मेडिसिन। तो निम्नलिखित में से कौन सी आयुष प्रणाली की आधुनिक चिकित्सा पर प्रमुख बढ़त दिखाती है। तो कौन सी दिखाती है, मिनिमल साइड इफेक्ट। तो जो आयुष प्रणाली है ये क्या, जो प्राकृतिक अपनी जो चिकित्सा की प्रणाली होती थी, इनका क्या फायदा होता था, ये आपके शरीर पे कम से कम साइड इफेक्ट दिखाती थी। तो यही होता है आयुष प्रणाली का, ये फायदा है कि इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं आपके शरीर पे, समझ में आ गया, और जड़ से बीमारियों को खत्म करने का कार्य करती हैं। अगले वाला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ड्रग्स इज यूज टू द प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स। तो आपके शरीर में ब्लड के जो क्लॉट बन जाते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है आपको, इसका सही आंसर होगा एंटी कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स तो रक्त को पतले करने वाली दवाई उसको यूज किया जाता है, तो एंटी कोगुलेंट्स। तो यहाँ उनको लिखा होगा रक्त का पतले करने वाली दवाई, ये सब नहीं आएगा, उसमें एंटी कोगुलेंट्स ही लिखा आएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे याद करें ना कि कोगुलेंट, आपको पता है कोगुलेंट को कागज़ से याद कर लो। अपन क्या करते हैं, कागज़ का गोला बनाकर किसी चीज़ को रोकने का कार्य करते हैं ना, तो ये ऐसे याद कर लो कि एंटी कोगुलेंट मतलब कागज़ का उपयोग करके रक्त का थक्का बन जमाया। आपने बचपन में क्या होगा, आपको कट लगाया हो तो आपने कागज़ लगा लेते थे ना अपन बचपन में, तो इसी से याद कर लो एंटी कोगुलेंट लगा लिया, कागज़ लगाकर रक्त का थक्का जमा लिया। अगले वाला प्रश्न है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग एनीमिया। तो एनीमिया से बचने के लिए, तो एनीमिया क्या होती है, आपके शरीर में आयरन वगैरह की, खून वगैरह की जो कमी होती है उसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो उसके बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, किसकी, पहली बात तो किस क्या होता है, आयरन की कमी से हो जाता है, समझ में आ गया। और खून की कमी को भी एनीमिया बोला जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आयरन लेना चाहिए। अब भैया को नहीं कि लो काट के खा लियो, ना, सेब वगैरह है उसमें प्राकृतिक रूप से आपके इसमें आयरन पाया जाता है, तो उसको एनीमिया की कमी के लिए यूज़ लेते हैं। अब ऐसा मत बोलना सर मेरे को बालक थोड़ी अमाने, तो बेरे को नहीं क्या आयरन क्या मुआया करें, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आयुष सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन आयुष प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपके सामने, एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाई हो है ना, सॉरी नेचुरल थेरेपी भी मार दिया कि ठीक, जो एलोपैथी जो अपने जो केमिकल से बनी हुई दवाई होती हैं इनको एलोपैथी के नाम से बोला जाता है, ये आपके आयुष प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं। बाकी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी ये किसका है, आयुष प्रणाली का हिस्सा है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, विच ड्रग्स कैटेगरी हेल्प इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो कौन सी दवाई एलर्जी के लक्षणों को राहत देने में कार्य करती है, एंटी हिस्टामिन जो दवाई होती है उसको, तो एंटी हिस्टामिन यूज की जाती है। अब इसको किस ट्रिक से याद कर लो, उसको एंटी हिस्टामिन को हंसने से याद करो। तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, हंसी आने की एलर्जी हो गया कौन का कि भाई की एलर्जी होती है तो बोली हंसी है,
समझ में आ गया ना आपको। तो ऐसे याद कर लेना कि बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, उसको इसको इस प्रकार की कोई एलर्जी हो गई तो उसको कंट्रोल में करने के लिए कौन सी दवाई देंगे, एंटी हिस्टामिन नामक दवाई देंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, एंटी हिस्टामिन कोई भी इंसान के जो एलर्जी से संबंधित राहत देने के लिए यूज में ली जाती है। अगले वाला प्रश्न है, विच इज़ द रोल ऑफ एक्सपेक्ट्रेंट्स इन मेडिसिन। तो दवाओं में एक्सपेक्ट्रेंट्स की क्या भूमिका होती है, तो बलगम को ढीला करने के लिए। तो एक्सपेक्ट्रेंट्स हो गया जब वो कौन सी कप वगैरह की अपना दवाई दी जा कि भाई कोई आदमी को एकदम एकदम बहुत जोर की क्योंकि जुकाम होगी तो उसको दिया जाता है ताकि क्या हो जाते हैं, बाम वगैरह को याद कर लो, आप बाम वगैरह नहीं लाते हैं जो शायद अगर आपको पता होगा तो या नहीं पता होगा काफ़ी बच्चों को कि बाम वगैरह आती हैं, वो क्या आती है आपको शरीर को गर्म करने के लिए, कफ बलगम वगैरह को थोड़ा ढीला करने के लिए उसमें यूज की जाती है। तो यही होता है टू लूजन द मुकस, ताकि आपको वो फेफड़ों से छूटे और बाहर निकल के आ जाए। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी यूज की जाती है, के। तो क्लोटिंग को थाने कटे कै कौन नाम सुनने क्लोटिंग में कै, तो के से याद कर लो, समझ आ गई। ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग कै, क्लोटिंग में कै शब्द सुनाई दे रहा ना, तो विटामिन के से संबंधित होगा आपका। अगले वाला प्रश्न है, बीटा ब्लॉकर्स आर प्राइमरीली यूज। बीटा ब्लॉकर्स का प्रश्न पिछली बार आया था, किस बीमारी में यूज किया जाता है, तो बीटा ब्लॉकर्स का किस में यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में बीटा ब्लॉकर्स को यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग से कौन सा दुष्प्रभाव हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रेजिस्टेंट डेवलपमेंट, मतलब प्रतिरोधक विकास हो सकता है, वो रुक सकता है आपका। समझ में आ गया। तो एंटीबायोटिक का अगर आप बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हो ना, तो काफ़ी बार आपने नहीं सुना होगा कि भाई मेरे तो जुकाम हुई, मैं गोली ली, पाछा भी मेरे आराम को नहीं है। क्यों को नहीं आयो एंटीबायोटिक लेने के बावजूद, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिकों का यूज कर लिया, अब उनका क्या होगा, उन्होंने असर करना आपके कम कर दिया है। जहाँ ये भी होता ना कि आपने 500 mg की गोली ले ली है, तो अब 250 mg वाली काम ही नहीं करेगी। अब आप में से बस 1 मिनट के लिए एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि सर मैं तो सरकारी हॉस्पिटल में गया और मारता हूँ, आराम ही को नहीं है। समझना क्यों नहीं आता है सरकारी में, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आपको थोड़े कम mg की गोलियां दी जाती हैं। प्राइवेट इसको हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जल्दी आराम आने के लिए आपको ज़्यादा mg की गोलियां दे देते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, आपका जल्दी आराम तो आ जाता है लेकिन नुकसान होता है। सरकारी हॉस्पिटल में आप दवाई लेके आओगे, इसमें थोड़ा लेट आराम आएगा। क्यों, क्योंकि कम mg की गोलियाँ लेकिन आपको सेहत के लिए कम नुकसानदायक होती हैं। अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ें। आपका विच नेचुरल कंपोनेंट इज यूज हैज ए प्रिसेसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रिकोसर्स। तो निम्न कौन सा प्राकृतिक यौगिक स्टेरॉयड हार्मोन को संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में यूज किया जाता है, तो कौन सा यूज किया जाता है, डाइसोजेनिन। तो डाइसोजेनिन नामक एक जो स्टेरॉयड को संश्लेषण करने के लिए बनाया जाता है। तो स्टेरॉयड एक प्रकार का मेल हार्मोन होता है जो मेल के होता है ना, मेल होता है पुरुष के लिए, हाँ पुरुष हार्मोन होता है, जिसका कार्य क्या होता है, उसके जो मसल्स बनती है ना उसमें बनाने का भी कार्य करता है, और साथ के साथ जो आपका जो सेक्स हार्मोन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसको डाइसोजेनिन के द्वारा उसको बनाया जाता है। मतलब ये जो जिम वाले लेते हैं ना अपने शरीर में अच्छा तगड़ा शरीर बनाने के लिए, तो जो स्टेरॉयड होता है इससे आपके मसल्स भी बनते हैं। तो काफ़ी लोग स्टेरॉयड लेते हैं, वो किससे बना होता है, डाइसोजेनिन से बना रहता है। अगले वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, यहाँ से प्रश्न आएगा, टिपिकल है प्रश्न आएगा, ट्रिक के साथ बता दूंगा तो याद हो जाएंगे। डिजॉक्सिन एंड डिटॉक्सिन आर कैडिक ग्लाइकोसाइलेट्स ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट्स। तो डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन किस पौधे से प्राप्त हुआ ग्लाइकोसाइलेट्स है, तो किसे है, डिजाटिक्सिन से है। तो किससे होगा, आपको डिजिटेलेक्सिस से होगा, ये डिजिटेलेक्सिस से। तो इसमें आपको डीजी सब सुना रहा होगा तो उससे संबंधित आ जाए तो इसको टिक मार के आ जाना, सही हो जाएगा आपका। बस इसकी ये ट्रिक है। यह आपको दिखने में हार्ड लगेंगे लेकिन प्रश्न इससे ही सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन किस पौधे से प्राप्त होती हैं, तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन कौन से पौधे से होती हैं, आपको कैथेरस विनेका पौधे से आप में ये जो विनक्रिस्टिन है और विनाका वो पाया जाता है। अगले वाला है, विच एल्कलॉइड इज आइसोलेटेड फ्रॉम कोलकेशियम ऑटोमेनेल। तो कोलचीकम ऑटोमेनल में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है,
कोल्चियन। तो कोल्चियन जो शब्द है वही ये नाम ही कोल्चियन ओटोमनल से बना हुआ है, तो वही आई से आएगा, एल्कलाइड से बना होगा। तो ऐसा प्रश्न तो कम पूछने के चांसेस रहते हैं कि सेम टू सेम आ जाए, लेकिन क्या पता बाय द वे पूछ ले। तो आपको इनमें से एक चीज़ ध्यान रखना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, ये प्रश्न आए तो इनको आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है हिंदी में भी पढ़ना है, दोनों के दोनों में देख लेना, आपको बहुत मदद मिल जाएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेरॉइड द प्रिकॉसर्स फाउंड इन द हेकोजेनिन। तो हेकोजेनिन में कौन सा पाया जाने वाला स्टेरॉइड पुरोगामी होता है, तो कौन सा होता है, हेकोजेनिन ही होता है। तो हेकोजेनिन में हेकोजेनिन पाया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपको लगभग शब्दों से संबंधित अगर कुछ दिखे नीचे ऑप्शन में तो वो टिक कर देना है। अगले वाला प्रश्न है, मोर्फिन एंड द कोडोनिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट। पिछले पेपर में प्रश्न आया था, मोर्फिन और कोडोनिन किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राप्त होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ओपियम पोपी। तो अफीम जो पौधा होता है उससे आपका मोर्फिन व कोडीन है वो पाई जाती हैं। तो अफीम में क्या पाई जाए, मोर्फिन नामक चीज पाई जाए। समझ में आ गया आपको। विच इज द थेरापेटिक यूज ऑफ टेक्सोल। तो टेक्सोल बेरवीफोलिया कौन से चिकित्साओं से उत्पाद प्राप्त होता है, तो कौन किससे होता है, कैंसर रोधी से संबंधित। तो टेक्सोल से समझ लो कि उसने टैक्स नहीं दिया, उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया। समझ में आ गया। तो टैक्स नहीं देने के कारण उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो टेक्सोल या टैक्सेस से संबंधित अगर कुछ दिखे तो कैंसर आपको टिक मार देना। समझा, बहुत बेईमान आदमी हो, टैक्स कौन दी योजना क्या हो, कैंसर हो भगवान पाप करो योजना फल देने के लिए। रेस्प्राइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। तो रेस्प्रिन किस प्लांट से पाया जाता है, सर्पगंधा से। तो यह समझ लो कि सांप है ना, सर्प गंध पाकर रस पाने के लिए कहाँ पर चला गया, रेस्प्रिन के पास चला गया। तो सांप है वो आपको गंध पाने के लिए, या जो सर्प है सांप है वो रस पाने के लिए कहाँ पर चला गया, रेस्प्रिन के पास चला गया। अगले वाला प्रश्न है, कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, तो कुनेन आपका किससे संबंधित होती है, मलेरिया से संबंधित। आपको किस रोग से होती है, मतलब किस रोग से संबंधित होती है, तो मलेरिया रोग से संबंधित होती है आपकी कुनेन। तो मच्छर अपना काना काना के कू करने लग जाना है ना, तो इस तरीके से याद कर लो, कुनेन आपको मलेरिया से संबंधित होती है। क्यों, मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है। और कौन से मच्छर से होता है, आपको ये जरूर से बता देना कमेंट बॉक्स में। Which natural alkaloid has local anaphylaxis property and is derived from the coca leaves। तो जो कोका लीव होती हैं वहाँ से क्या पाया जाता है, कोकीन से। आपका जो कोका लीव्स होती हैं वहाँ से एल्कलाइड है, स्थानीय जो आपका जो पत्तियों से कोकेन से, कोका लीव से कोकेन पाया जाता है। जो कोकीन बने ना वो कोका लीव से बनता है। तो कोका और कोकीन याद कर लेना। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एंटी मलेरियल फाउंड इन आर्टेमिशियम। तो आर्टिमिशियम में कौन सा मलेरिया रोधी यौगिक पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, आर्टिमिशियम एनुअम। तो यही होता है, इसमें लगभग शब्द आपको दवाएं से संबंधित स्टार्टिंग के मिल जाएंगे आपको। फ्रॉम विच सोर्स इज कुरकुमिन ड्राइव्ड एंड व्हाट इज द मेन एक्टिविटी। तो कुरकुमिन किस स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी मेन गतिविधि क्या होती है, तो कुरकुमिन क्या होती है, आपको हल्दी से संबंधित होती है। समझ में आ गया। और कुरकुमिन को ऐसे याद कर लो कि हल्दी कुरकुरी होती है ना, जब साबुत हल्दी होती है वो कुरकुरी होती है। आपने कभी अगर देखा हो, बाजार में गए हो तो, या ले घर पे होगी आपके, तो देख लेना कुरकुरी होती है, तो इसको कुरकुमिन से याद कर लेना। और हल्दी का क्या कार्य होता है, वो सूजन रोधी होती है। समझ में आ गया। सूज जा, कोई आदमी का हाथ लाग जा, सूज जा ना, ऊपर हल्दी लगाने से सूजन कम हो जाए। अगले वाला प्रश्न है, विच नेचुरल कंपोनेंट फाउंड इन ग्रीन टी नोन फॉर कामिंग एंड रिलैक्सेशन। तो आपको कौन सी दवाई है, उसको ग्रीन टी में कौन सा यौगिक जो आपको शांति और विश्राम के लिए जाना जाता है, तो कौन सा होता है, एल-थियामीन है। एल-थियामीन है, उसको उपयोग में लिया जाता है, जो आपको शांति प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपको पता ना, आपको थाना हो जाओ कि भाई सुस्ती आ रही है, काम करने जी कौन करे, तो के को चाय पै दो, चाय पीते मेरे क्यों जगो बहुत एक्टिव हो जाओगे। समझ में आ गया। तो उसमें क्या होता है, एल थायमीन है, वो थियामीन पाया जाता है। विच फाइटोकेमिकल इज ए CNS स्टिमुलस एंड फाउंड बोथ टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। तो वही एग्जांपल, क्या आपको सुस्ती वगैरह होती है तो आप क्या कर लेते हो, आप चाय पी लेते हो, चाय पी के खुश हो जाते हो कि भाई मेरे तो जान आ गई, एकदम ऊर्जा आ गई। लेकिन ऊर्जा नहीं होती साहब, वो होता है कैफीन नाम का नशा। और उसको पीने के बाद में आपको क्या हो जाता है, नशा हो जाता है, और आपका शरीर आपको एक्टिव महसूस होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, क्लोरोजेनिक एसिड यूज फॉर वेट लॉस एंड एंटी टॉक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इज फाउंड इन। तो क्लोरोजेनिक एसिड जो वजन घटाने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए उपयोग में की जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, कॉफ़ी के नाम से
जाना जाता है। तो वजन घटाने के लिए आपको कहा जाता है ना कि ग्रीन टी पियो, कॉफ़ी पियो, आपको जो गर्म पानी में नींबू मिला के पियो। तो यही होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोजेनिक एसिड पाए जाते हैं जो आपको शरीर को वजन करने में, फैट को लॉस करने में कार्य किया जाता है। समझ में आ गया आपको? तो आप में से कोई मोटा बच्चा है जिसको मोटापे से संबंधित है तो पियो भाई, कॉफ़ी पियो और ग्रीन टी पियो और गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पियो। इससे आपके क्या हो सकता है, मोटापा वो कम हो जाता है, फैट लॉस होता है। और ज़्यादा पतला है मत पीजिए, नहीं और पतला हो जाओगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टेक इफ समवन शोज द साइन ऑफ हार्ट अटैक। तो किसी इंसान को अगर हार्ट अटैक के, दिल का दौरा आने के लक्षण दिखाई देने तो पहला कदम क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत आपातकालीन को बुला लेना चाहिए, तुरंत इमरजेंसी करके, इमरजेंसी आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल कर लेना चाहिए। खुद ज़्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं होती इस चीज़ में। अगला वाला प्रश्न है, विच ट्रेडिशनल रेमेडी में हेल्प टू रिलीव द माइल्ड चेस्ट पेन टेम्परेरी बिफोर द मेडिकल हेल्प सर्विस। तो कौन सा पारंपरिक उपाय हल्के सीने में दर्द और अस्थायी रूप से राहत देने के लिए किया जाता है? तो क्या कर सकते हो आप, अदरक की चाय पी सकते हो। तो अदरक की चाय पीने से आपके शरीर में अगर कोई मान लो हल्का दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, उसको क्या हो सकता है, उसमें आराम आ सकता है। कई बार कौन कहे भाई मेरे तो बात देखो दर्द आ रहे हैं, समझ, जो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता तो इससे काफ़ी बार आपको ऐसे दर्द आ जाते हैं आपके शरीर में। तो आपको क्या करो, अदरक वाली चाय पी लो और आराम आ जाएगा। तो काफ़ी बच्चों को तो दर्द होता भी इसीलिए ही है, ताकि वो चाय पी सकें। क्या आप भी टी लवर हो क्या? कमेंट जरूर करना एक बार। विच सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमन इन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक में कौन सा लक्षण आपका सामान्य होता है? तो कौन सा होता है, वन साइडेड वीकनेस और पैरालिसिस। तो कोई आदमी को अगर ब्रेन स्ट्रोक आ गया, ब्रेन का लकवा समझ सकते हो आप इसको, तो इसमें क्या हो जाएगी, एक तरफ कमज़ोर हो जाएगा शरीर में, या फिर लकवा मार सकता है उस व्यक्ति को। 4 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रेडिशनल फर्स्ट एड इन द माइनर बर्न्स। तो कोई इंसान को छोटे मोटे हाथ जल गया तो उसको क्या करना चाहिए, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट। तो उसको हल्दी का लेप लगाना चाहिए या ठंडे पानी से धोना चाहिए। ये तो आए ना ऑप्शन में, लेकिन ठंडे पानी से धोने वाला ऑप्शन जरूर आएगा, ये ध्यान रख लेना आप अगर हाथ जल जाए तो। बेहोशी में आपको क्या करना चाहिए, तो लो ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो। तो कोई इंसान को बेहोश हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, निम्न रक्तचाप और खराब रक्त प्रवाह की वजह से। तो इंसान का जो मस्तिष्क होता है ना, वहाँ पर अगर उसके पास जो जितना ब्लड चाहिए उसको उतना नहीं पहुँच पाता, तो इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। समझ में आ गया? तो क्यों होता है बेहोशी, किसी इंसान का जो खून है वो सही तरीके से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। इन द केस ऑफ चोकिंग विच मेथड इज यूज टू क्लियर द एयरवे। तो कोई इंसान ने, अगर छोटा बच्चा गुठली वगैरह खा लेते ना, तो उनका जो गला वो रुक जाता, अवरोध हो जाता। तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, आपको हाई मिल्क विधि को यूज करना चाहिए। हाई मिल्क विधि यही है कि पीछे जाके करती हूँ दो एक जोर की, छोटे बच्चे के मत नहीं देना, आपके बराबर का होता भी मारना उसको, मतलब पीछे आपको छाती का नाम है, उसके जो कमर होती है ना उस पर थप्पी मारो। जैसे थापे मारोगे तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर पड़ेगा फेफड़ों पर और जोर लगेगा तो वो चीज़ बाहर आ सकती है। या हाई मिल्क विधि को यूज कर सकते हो, मिल्क विधि का यूज कर सकते हो आप। अगले वाला, व्हाट इज द प्राइमरी साइन ऑफ एनाफिलिसिस। तो गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई इस बार के लिए, अच्छे से याद कर लेना। अगले, तो क्या हो सकता है, कोई इंसान को बहुत गंभीर एलर्जी हो गई तो इससे क्या हो सकता है, उसके स्वेलिंग ऑफ थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो गलों वगैरह भाई सारा शरीर ही सूझा है। कोई व्यक्ति को अगर एलर्जी होती है तो सारा शरीर सूझ जाता है ना, सूजन आ जाता है, तो उससे क्या गला भी सूझ जाएगा, गला सूझने से उसको सांस नहीं आएगी। अगले वाला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अल्जाइमर रोग के स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी जड़ी बूटी सुझाई जाती है। तो कौन सी, कोई इंसान को आपको क्या होगा, अल्जाइमर हो गया तो उसको, जो आपको आया कौन का कि बुढ़ापा, मेरे तो कोई चीज़ याद ही कौन रहे, याद स्मरण शक्ति को खोने से संबंधित बीमारी हो जाती है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, अश्वगंधा को खाना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, मिर्गी के दौरे के मामले में आमतौर पर कौन सी दवाई दी जाती है। तो कौन सी दी जाती है, डाइजेपाम नामक एक दवाई है वो दी जाती है। ये एक आधुनिक दवाई होती है जो मिर्गी के दौरे से संबंधित होती है। तो कोई भी आदमी उसको अगर मिर्गी के दौरे आए हैं तो उसके लिए आप उसको डाइजेपाम नामक एक दवाई आती है वो दे देना। दे तो के देगा थे, याद कर लियो, पेपर में आप प्रश्न आओ तो कर दियो। ओस्टोपेरिसिस से ग्रस्त बुजुर्ग को गिरने के रोकथाम के लिए आप कौन सी प्रथा सहायक होती है। तो कौन सी हो सकती है, आप उसको कुर्सी योगा और संतुलन अभ्यास करें। तो कुर्सी योगा होता है जो आप बालकपन में था, मुर्गा बना देता, और मुर्गा बनाने के बाद वो कुर्सी बना दिया करता, तो बा करवा सको। और संतुलन अया कोनी कि बाबा ने खदे भाई कुर्सी बन जाने, हाथ पकड़ के आप बहुत आराम से ऐसे अभ्यास कराओ ताकि संतुलन बना रहे उनको शरीर के अंदर।
समझ में आ गया आपको। चेयर योगा एंड बैलेंस एक्सरसाइज करानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस से संबंधित, आपको याद नहीं रखने से संबंधित कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? डिमनेशिया के नाम से बीमारी को जाना जाता है। अब ये मत कह देना कि सर मारे याद गुण रखी में, तो आपके तो याद नहीं रहता है क्योंकि आप याद नहीं रखना चाहते हो चीज़ों को। समझ में आया? आपको कोई बीमारी नहीं होती है, भूलना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं रहे बिल्कुल, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? डिमेक्सिया नाम की बीमारी हो सकती है। अगले वाला प्रश्न है, विच ट्रेडिशनल रेमेडी यूज इन द आर्थराइटिस पेन रिलीफ। तो गठिया के दर्द में राहत के लिए कौन सी पारंपरिक जो दवाई यूज की जाती है? तो क्या कर सकते हो आप? जो लहसुन है उसके तेल की मालिश कर सकते हो। तो लहसुन के तेल की मालिश अगर जोड़ों पे करोगे तो क्या हो जाता है? उसका जो जोड़ है उसमें दर्द कम हो सकता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट शुड बी द डन फर्स्ट इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। तो कोई भी इंसान को जहर, अगर उसने जहर खा लिया तो इससे संबंधित आपको क्या क्रिया की जानी चाहिए? जहर नियंत्रण या आपात सेवा को बुलाना। तो कॉल पॉइजन को और इमरजेंसी हेल्प को कर सकते हो, या फिर उसको कोशिश करो कि वो उल्टी कर दे। अगर उल्टी कर देगा तो क्या हो जाएगा? उसको जहर कट जाएगा, उसका शरीर से बाहर आ जाएगा। अगले वाला पार्किंसन डिजीज, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पार्किंसन डिजीज किससे जुड़ी होती है? आपको मस्तिष्क और गति नियंत्रण से होती है आपकी। अगला, विच इमरजेंसी कंडीशंस रिक्वायर्स द इमीडिएट यूज ऑफ एनेफेफ्रिन इंजेक्शन। तो कौन सी आपात स्थिति में एनेफेफ्रिन आपको इंजेक्शन देना आवश्यक होता है? तो एनाफिलेटिक शॉक से पहले आपको ये इंजेक्शन देना होता है। तो ये तो था आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे और प्लस उनका सॉल्यूशन था, दोनों के दोनों करवा दिए हैं। बाकी आपको इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी मैं बता देता हूँ अभी कभी। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको क्या करना है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लिक करोगे तो ऐसे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी चैंपियन पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रेडिशनल, स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर अभी मैंने एक पीडीएफ डाली है कि 1.2 MB की, ये वाली पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और इसको पढ़ लेना अच्छे से। बस में आ गया। अभी मेरे वाले में डाउनलोड नहीं हो रही है इंटरनेट की वजह से, तो आपको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, समझ में आ गया। और यूनिट 3 और यूनिट 2 और 3 के स्पेशल 30 क्वेश्चन कर रखे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पेपर डिफ़िकल्ट बन गया तो मैं बता रहा हूँ फेल हो सकते हो इस पेपर की, तो अच्छे से पढ़ लेना इस पीडीएफ को। और कोई पेपर के लिए मैं ज़्यादा जोर देकर नहीं बोलता हूँ, जिसमें ज़रूरी होती है उसमें बोलता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए 3rd सेमेस्टर के अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपका जो पेपर होता है बीएससी का, वैल्यू एडेड कोर्स का, उसका जो पेपर होने वाला आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको पता है बीएससी का पेपर है तो इसको पास करना कंपलसरी है और बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट भी है पूरा का पूरा आपको। तो आज मैं आपके सामने जो पीडीएफ है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की पीडीएफ लेकर आया हूँ। साथ के साथ ये बाइलिंगुअल पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, उनकी शिकायत रहती थी कि सर आप हमारे लिए भी कुछ कंटेंट बनाओ इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कंटेंट लेकर आ गया हूँ, दोनों को अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बस पूरा देखना है। इसमें से, इस पीडीएफ में से आपको प्रश्न ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दो। अपना पहला प्रश्न है, व्हाट एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल स्क्रिप्चर्स ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका अर्थ यही है कि आयुर्वेद को सबसे मूल ग्रंथ कौन सा था आयुर्वेद का? तो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है वो किसको माना जाता है? चरक संहिता को माना जाता है, जिसने चरक ने लिखा था आयुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो सबसे मूल ग्रंथ है वो आयुर्वेद के बारे में पहली बार हमें पता चलता है चरक के द्वारा। चरक ने अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा है। शल्य चिकित्सा भी थी उसके अंदर, आयुर्वेद भी था, कैसे प्राचीन समय के अंदर लोग अपनी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है।
अगले वाला प्रश्न है व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर। तो आयुष का क्या मतलब होता है। तो आयुष है वो भारत सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा 2015 के अंदर एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, आयुष स्कीम। तो उसके अंदर जो भारतीय प्राचीन पद्धतियां हैं जो उपचार की, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस पद्धति को, इस जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। तो उसके अंतर्गत कौन सी जो प्राचीन पद्धतियां आती हैं उपचार की, हम उसको देखेंगे। तो पहली पद्धति है वो आयुर्वेद आती है, योगा आती है, यूनानी आती है, सिद्धि आती है और होम्योपैथी आती है। तो समझो, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये सब प्राचीन पद्धतियां हैं, ठीक है। वो सब सारी की सारी पद्धतियां किसके अंतर्गत आएंगी, आयुष स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए की गई स्कीम के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें क्या गया, इन सब जो प्राचीन पद्धतियां हैं ना, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेद फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन द बॉडी। तो आयुर्वेद में शरीर को संतुलन बनाने के लिए प्रमुख अवधारणा क्या है, मतलब शरीर को आपको संतुलित बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं वो आपके शरीर में नियंत्रण में रहनी चाहिए। तो कौन सी होती है, उसे क्या बोला जाता है, त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। तो त्रिदोष में क्या आता है, वात, पित्त और कफ। तो कोई व्यक्ति है उसका वात, पित्त किससे संबंधित होता है, पेट से संबंधित होता है। आपके पेट के अंदर कोई भी प्रकार की खाना वगैरह का पचन अच्छे से होना चाहिए, वो क्या होता है, पित्त होता है। कफ क्या होता है, आपके स्वास्थ्य से, सांस से संबंधित होता है। आपके जो बलगम वगैरह जम जाता है उसको कफ कहते हैं। और वात है वो आपकी जो शरीर के जो खुजली वगैरह हो गई, जो स्किन वगैरह उससे संबंधित है। तो इसे त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है विच सिस्टम इम्फेसाइज ट्रीटमेंट थ्रू नेचुरल एलिमेंट लाइक अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। तो कौन सी पद्धति है इनमें से जो जल हो गई, वायु हो गई, अग्नि और आकाश जैसी प्राकृतिक तत्वों द्वारा उपचार पर बल देती है। तो नेचुरल थेरेपी है, नेचुरोपैथी, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। उसका क्या कार्य होता है, वो कहती है कि हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के माध्यम से चीज़ों को सही करेंगे। मतलब आपने देखा होगा कई कई जगह जो लोग जाते हैं और अपने शरीर के सारे को मिट्टी लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि उससे क्या होगा, एलर्जी वगैरह जैसी चीज़ें वो सही हो जाती हैं। समझ में आ गया। कुछ जड़ी बूटियाँ उसके माध्यम से इन सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियों का। तो ऐसी थेरेपी जिसमें जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रयोग करके अगर कोई बीमारी को ठीक किया जाता है, उस प्रकार की पद्धति को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें, विच योगा प्रैक्टिस इज एम्ड स्पेशली एट मेंटल कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। तो इनमें से कौन सा योग है जिसको मानसिक एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोग में किया जाता है। तो किसका प्रयोग में किया जाता है, आप जो ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो या ध्यान करते हो, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपना जीवन में एकाग्रता, फोकस को बढ़ाना चाहता है तो आप ध्यान कर सकते हो। तो ध्यान करने का अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप जो मुद्रा में आकर, ध्यान की मुद्रा में आकर आप कोई भी एक ध्वनि पर कंसंट्रेट कर सकते हो, या फिर एकदम शांत चित्त से बैठकर अपनी जो सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर अपने सामने कोई दीवार जलाकर उसकी लो पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं ध्यान केंद्रित करने के, लेकिन इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आपका फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सी भारतीय जड़ी बूटी स्मृति और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्राही नामक एक जड़ी बूटी है, जो कोई भी व्यक्ति है उसको अगर याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम रहती है तो उसको दूर करने के लिए ब्राही नामक जो जड़ी बूटी है उसको खा सकता है। तो उसकी जो सोचने की क्षमता है, याददाश्त है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। अगले वाला प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार रोग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कोज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अनुसार रोग का प्रमुख कारण क्या होता है, दोषों का असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ डोसेस। दोष का असंतुलन क्या होता है, मतलब आपका आहार है, समझ में आ गया, आपकी जो दैनिक जीवन क्रिया वो उसमें परिवर्तन हो गया है। जैसे कि आप हर कुछ जो आपके मन में आ रहा है वो आप खाने लग गए,
आपने समय पर नींद पूरी नहीं की तो आप किसका शिकार हो जाओगे? बीमारी का शिकार हो जाओगे। अगले वाला प्रश्न है योगा वाज कोडिफाइड इन रिटन फॉर्म बाय विच स्टेज? तो योग को लिखित रूप किस ऋषि ने संहिताबद्ध किया था? तो आपको सबको पता है योग के बारे में किस ऋषि ने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। समझ में आ गया? तो योग के बारे में किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। और उसी पे बाबा रामदेव है, उनका जो प्रोडक्ट है पतंजलि वो भी इसी चीज़ पे चलता है। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आयुष सिस्टम? तो आयुष सिस्टम का क्या है, कौन सा पार्ट नहीं है? तो आपको पता है योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, सिद्ध हो गया, ये सब चीज़ तो क्या है, आयुष जो भारत सरकार की जो स्कीम है उसके अंतर्गत आती है। लेकिन जो ये रेकी नामक चीज सिस्टम है ये इस पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से जो रेकी है वो आयुष जो पद्धति है उसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी की सभी इस पद्धति का हिस्सा है। अगले वाला प्रश्न है कौन सी भारतीय जड़ी बूटी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सी जो जड़ी बूटी है वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है? इंग्लिश में विच इंडियन हर्ब्स इज बेस्ट नोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज? तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी जो जड़ी बूटी है वो उपयोग में ली जाती है? तो आपको पता है गिलोय है, ठीक है, गिलोय है, उसका प्रयोग किया जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो गिलोय एक की बेल आती है, उसकी तने को अपन क्या पानी में डालकर काढ़ा बनाकर पीते हैं, उससे क्या होती है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इससे का क्या फ़ायदा होता है, आपके शरीर में जो खांसी हो गई, जुकाम हो गई या फिर आपके शरीर के अंदर या कोई भी प्रकार के रोग जल्दी लग जाते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और गिलोय को आपको पता है अमृता नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय के अंदर गिलोय को अमृता नाम से जानते थे। तो ये प्रश्न भी बनता है, आपको अच्छे से करके जाना है इस प्रश्न को भी। अगले नंबर प्रश्न है सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुई? इन विच रीजन डिड सिद्धा मेडिसिन प्राइमरी इवोल्व? तो सिद्ध है वो नामक जो चिकित्सा प्रणाली है वो कहाँ पर इवोल्व हुई, कहाँ से निकल कर आती है, किस क्षेत्र से? तो आपको पता है तमिलनाडु से। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्धा का जो केंद्र है वो प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो आपका आंसर उसमें क्या होगा? तमिलनाडु है वो इसका प्रमुख केंद्र रहा है। 12 नंबर प्रश्न है व्हाट इज पंचकर्म इन आयुर्वेद? तो आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म क्या होते हैं? तो पंचकर्म होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। तो पंचकर्म क्या होते हैं? जो विष है उसको विषरण को आचरण करना, मतलब विष को काटना। 13 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी? मतलब सूजन कौन सी जड़ी बूटी है जो आपके शरीर में सूजन रोधी गुण करती है? मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर सूजन आ गया है तो वो उस जड़ी बूटी का अगर प्रयोग करता है तो उसका सूजन है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है इनमें से? तो अगर आपको सूजन आ गया तो आप कौन सी जड़ी बूटी का यूज करते हो? हल्दी का यूज करते हो अपने शरीर के ऊपर। तो इससे क्या हो जाता है? सूजन कम होने का कार्य करता है। अगला वाला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द योगा फिलोसफी व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो योगा के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो आपको पता है योग के अंदर बताया गया अथाह योगा कि आप जीवन में सब कुछ कर लो, उसके बाद में आपको भक्ति या योग करना चाहिए जिससे आप किसकी प्राप्ति कर सको? मोक्ष की प्राप्ति कर सको। तो मोक्षा या लिबरेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न है विच व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर आयुर्वेद ग्रोइंग ग्लोबल एक्सेप्टेंस? तो आयुर्वेद की पूरी दुनिया में मान्यता मिलने के पीछे क्या कारण रहता है? तो क्या कारण रहा है? होलिस्टिक अप्रोच एंड द मिनिमल साइड इफेक्ट, मतलब इसके जो सबसे कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और ये सारी बीमारियों को उपचार करने में सक्षम भी होता है। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद थोड़ा टाइम जरूर लेता है लेकिन ये किस तरीके से कार्य करता है? कोई भी बीमारी है उसकी जड़ तक पहुंचता है और उसको जड़ से खत्म कर देता है। और इसका क्या होता है? इसका किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए धीरे धीरे जो आपका आयुर्वेद है वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? पॉपुलर हो रहा है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 1 के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं।
तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन इन द डेली लाइफ। तो आधुनिक चिकित्सा का दैनिक जीवन में क्या लाभ है। तो आधुनिक चिकित्सा उसका दैनिक जीवन में क्या लाभ है। तो मॉडर्न मेडिसिन वो किस पे काम करती है, क्विक डायग्नोसिस एंड द फास्ट एक्टिंग रिलीफ। मतलब ये तुरंत आप कोई भी टैबलेट लोगे, आज के समय आपको बुखार हो गई तो आप टैबलेट लिया, और एक दो टैबलेट लेते ही आपके 5-6 घंटे में 1-2 घंटे में क्या हो जाता है, आराम आ जाता है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन इसका क्या काम है, ये त्वरित कार्य करती है, त्वरित निदान करती है और तुरंत क्या करती है, राहत प्रदान करती है। तो इसका क्विक डायग्नोसिस है और फास्ट एक्टिंग रिलीफ के रूप में कार्य करती है। 2 नंबर प्रश्न है, विच सिस्टम एम्फेसाइजेज द प्रिवेंशन एंड द होलिस्टिक केयर। तो इनमें से कौन सी प्रणाली निवारक व समग्र देखभाल पर बल देती है। मतलब इनमें से कौन सी प्रणाली है जो कोई भी व्यक्ति है उसकी जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करने का कार्य करती है, और कोई भी व्यक्ति है उसकी पूरा मतलब अच्छे से ठीक करने का कार्य करती है। तो कौन सी, मॉडर्न मेडिसिन नहीं, एलोपैथी नहीं, एलोपैथी भी मॉडर्न मेडिसिन में आती है, शल्य चिकित्सा नहीं। तो आयुष जो चिकित्सा है वो क्या कार्य करती है, वो कोई भी व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से ठीक करने पर जोर देती है, उसका आहार ठीक करेगी, उसका दैनिक दिनचर्या को ठीक करेगी। जैसे कि आपने आयुर्वेद से कोई इलाज कराया तो सबसे पहले आपको डॉक्टर दवाई देगा, दवाई के साथ क्या कहेगा, आपको इन तीन चीज़ों को नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठंडे पानी में नहीं जाना है, समय पर सोना है। तो वो क्या करते हैं, जो आयुर्वेद है वो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या और आहार को ठीक करने का कार्य करता है। तो इससे क्या होता है, आपका शरीर ऑटोमेटिक धीरे धीरे सही हो जाता है। तो यही चीज़ है, कोई भी व्यक्ति के जो प्रिवेंटिव और होलिस्टिक केयर का कार्य किसका रहता है, आयुष का रहता है। 3 नंबर प्रश्न है, विच ड्रग्स क्लास इज यूज टू द रिलीव पेन। मतलब कौन सी दवाई है जिसका प्रयोग दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। तो एनाल्जेसिस नामक एक दवाई आती है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप एनाल्जेसिस का प्रयोग कीजिए, आपको तुरंत क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपने खिलाड़ियों को देखा होगा, वो क्या होते हैं, खेलते रहते हैं और उनको चोट लग जाती है और तुरंत किसी जो इंजेक्शन का या फिर स्प्रे का प्रयोग किया तो वो तुरंत ठीक हो गई। तो वो यही होता है एनाल्जेसिस। अगले वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटा एसिड। तो एंटा एसिड का उदाहरण कौन सा इसमें से, तो रेनेटेडिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड होता है एंटासिड जो आपके 5 नंबर प्रश्न है, विच ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कोई भी व्यक्ति है उसको जीवाणु का संक्रमण हो गया तो उसको कौन सा यूज करना पड़ता है, कौन सा बैक्टीरिया को यूज करना पड़ता है। तो जीवाणु संक्रमण को ठीक करने के लिए मैं एंटीबायोटिक लेते हैं। तो आपने काफ़ी पॉपुलर नाम है एंटीबायोटिक दवाइयों का, जो क्या होता है, आपके वायरल वगैरह हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपको काफ़ी बार दी जाती हैं। तो बैक्टीरिया की जो रोग होता है उसी को काट करने का कार्य कौन करता है, एंटीबायोटिक होती हैं वो काम करती है। लेकिन वायरस जनित बीमारियाँ होती हैं उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। 6 नंबर प्रश्न है, विच कैटेगरी इंक्लूड्स ड्रग्स लाइक इबुप्रोफिन एंड स्प्रिन। तो इबुप्रोफिन और स्प्रिन किस श्रेणी में आते हैं, तो एनासिड्स के श्रेणी में आते हैं। एनासिड्स मतलब होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब ऐसे जो हार्मोन रहित और जिससे सूजन नहीं होता, ऐसे ड्रग्स के श्रेणी में आते हैं एस्प्रिन और इबुप्रोफिन्स। तो ये बस आपको डायरेक्ट इन सब प्रश्नों को याद करना, इनका कोई लॉजिक नहीं है इन चीज़ के पीछे, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है सारी की सारी। 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक चिकित्सा की आयुष की तुलना में एक मुख्य कमी क्या है। तो जो एलोपैथी है, जो आधुनिक चिकित्सा, उसकी क्या कमजोरी है सबसे बड़ी। व्हाट इज द की ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कंपेयर टू आयुष। तो क्या है, साइड इफेक्ट एंड डिपेंडेंसी। ये क्या, किस में कमी रहती है इसकी, ये इस जो आपको पता है एलोपैथी से आप कोई भी दवाई ले लो उसका साइड इफेक्ट ज़रूरी होता है कोई ना कोई, और डिपेंडेंसी निर्भर भी रहती है। तो साइड इफेक्ट कैसे होगा, जैसे आपने कोई व्यक्ति है उसको अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लोगे तो आपके शरीर में आग धीरे धीरे एंटीबायोटिक काम करना बंद कर लेंगे। ज़्यादा एमजी की गोली ले लोगे तो आपके शरीर में गर्मी हो जाएगी और 1-2 बीमारियाँ निकल के आ जाएंगी। तो यही होता है
जो एलोपैथी होती है या मॉडर्न मेडिसिन होती है, इसकी क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज्ड फॉर। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाइयाँ होती है उसका प्रयोग कब क्यों किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है लोअर ब्लड प्रेशर से संबंधित, मतलब कोई इंसान को रक्तचाप कम करना, कोई को बीपी हो गई है तो उसको कौन सा देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों का उपयोग किया जाएगा लोअर ब्लड प्रेशर के लिए। समझ में आ गया। एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लोअर ब्लड प्रेशर के लिए। 9 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द विटामिन सी रिच फूड्स। तो विटामिन सी से भरपूर जो खाना होता है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा, तो खट्टी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर विटामिन सी होता है, आपको पता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो खट्टी चीज़ से संबंधित है, संतरा हो गया, ये अपना आपका, तो खट्टी चीज़ों के अंदर हमेशा क्या होता है, विटामिन सी होता है। 10 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी कोगुलेंट्स। तो एंटी कोगुलेंट्स का क्या कार्य होता है, तो कोगुलेशन किससे संबंधित होता है, जो रक्त का थक्का होता है, थक्के को कोगुलेशन बोलते हैं। तो थक्का जमने से संबंधित होता है। क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, तो ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। तो काफ़ी लोगों के लिए क्या होता है, जो खून होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और उनके शरीर में जो खून है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए एंटी कोगुलेंट्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो रक्त के थक्के जमकर अगर हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आ गया और हार्ट अटैक आ सकता है, उससे बचने के लिए क्या, एंटी कोगुलेंट्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो ब्लड क्लॉट को बनाने से रोके। विच क्लास ऑफ ड्रग्स हेल्प विद ब्रीथिंग डिफिकल्टीज इन अस्थमा। तो दमा में सांस की तकलीफ में कौन सी दवा सहायक होती है, तो कौन सी दवा सहायक होती है, उसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर वो नहीं देखा आपने, पंप जिसको अपन बोलते हैं, जो कोई अस्थमा वाला बीमार होता है उसको क्या दिया जाता है, उस पंप को खींचने के लिए दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ब्रोंकोडायलेटर्स के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। तो आपको पता है बोन हेल्थ के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है, विटामिन डी है वो आवश्यक होती है। तो कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर उसकी बोन है वो कमज़ोर होने लगी है, कट कट के आवाज़ आने लगी है, तो उसको कौन सी विटामिन खानी चाहिए, विटामिन डी खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और विटामिन डी किस में होती है, सूरज की किरणों में होती है। तो इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को, जो सूरज जब उगता है तो उसकी थोड़ी देर हमेशा जो धूप है वो लेनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ सेडेटिव्स। तो सेडेटिव्स का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो सेडेटिव्स होते हैं उनका मुख्य उपयोग क्या होता है, एंजाइटी एंड इंड्यूस स्लीप। ये क्या करता है, चिंता कम करता है और नींद लाने का काम करता है। तो आपने देखा होगा जिनको चिंता ज़्यादा रहती है, दिमाग में अलग अलग प्रकार के थॉट आते हैं, उनको क्या करता है, डॉक्टर नींद की दवाई दे देता है, और उस नींद की दवाई को क्या बोलते हैं, सेडेटिव्स बोलते हैं। अगले वाला प्रश्न है, इम्यूनोप्रेसिव्स दवाएं ड्रग्स आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर। तो इन सब दवाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रिवेंट ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस। तो अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति को रोकने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। विच अप्रोच इज बेटर फॉर क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली रोगों के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है, तो कंबाइन इंटीग्रेटिव अप्रोच, संकेतिक संयुक्त दृष्टिकोण। मतलब आपको सभी बीमारियों, सभी दवाइयों का या सभी प्रकार की जो चिकित्सा प्रणाली उसका प्रयोग में कर लेना चाहिए। जैसे आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना चाहिए, योग भी करना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको आयुर्वेद अगर की दूध काढ़ा वगैरह या फिर खाने पीने का ध्यान में रखना चाहिए, आयुर्वेद का उपयोग हो गया, एलोपैथी की दवाइयाँ उनका भी प्रयोग में लेना चाहिए। तो इसके लिए कंबाइन इंटीग्रेटिव अप्रोच है, जो संतुलित संयुक्त दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए आपको। यूनिट नंबर 3 है, उससे संबंधित अब आप महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। विच क्लास ऑफ द नेचुरल कंपाउंड डज द स्केलोफेमाइन बिलोंग्स टू। तो स्कोफ्लेमाइन बिलोंग किससे करता है, तो कौन से प्राकृतिक यौगिक से संबंधित है, तो
एल्कोलॉइड से संबंधित है आपका सोकोपोफ्लामिन। तो सोकोपोफ्लामिन किससे संबंधित है? एल्कोलॉइड से संबंधित है। अब देखो यूनिट नंबर 3 है, इसमें पूरी भर भर के सामने आज दवाइयों के नाम आएंगे, केमिकल्स के नाम आएंगे। आपका होने वाला है एकदम अच्छा सा दिमाग खराब, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स के साथ कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। तो क्वानिन क्या होती है? तो क्वानिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के। तो आपको पता है आदमी के जब मलेरिया हो जाता है, एंटी मलेरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आदमी क्या करता है? कुरुन कुरुन करता है। कुरुन कुरुन कर समझ गए आप? मारवाड़ी का भाषा है। इसका अर्थ क्या है? कोई इंसान जब बीमार हो जाता है तो उसका शरीर से वो दुखित है, वैसे नहीं कहता हाय राम, तो ऐसे समझ रट लो आप। क्वेनिन कू कू करेगा अगर किसी इंसान को मलेरिया हो जाएगा तब। टैक्सोल इज यूज प्राइमली इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो टैक्सोल का प्रयोग किसके लिए रोग को उपचार के लिए होता है? तो कैंसर के लिए। तो आपको पता है, समझ लो उसने भगवान को टैक्स नहीं दिया इसलिए उसको क्या हो गया? कैंसर हो गया है। समझ में आ गया? टैक्सोल को समझ लो टैक्स से, उसने अगर टैक्स नहीं दिया था पिछले जन्म का, इसीलिए उसको क्या हो गई? बहुत गंभीर बीमारी कौन सी हो गई? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। तो आपको इसको इस ट्रिक से याद कर लेना है। अगले वाला पॉइंट है, विच प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड इज यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब इनमें से कौन सा पौधे से प्राप्त यौगिक सूजन और ऑक्सीकरण तनाव को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो कोई भी सूजन और ऑक्सीजन का तनाव कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रूमाइन। तो क्रूमाइन है, उसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन व तनाव को कम करने के लिए। अगले वाला प्रश्न है, विच फॉलोइंग फाउंड इन द ओपियम हैज स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक इफेक्ट्स। तो जो मॉर्फिन होता है, अफीम होता है, उसको एक दर्द निवारक दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? मॉर्फिन। मॉर्फिन को ओपियम में होता है ना, ओपियम अफीम में, उसको मॉर्फिन मिला जाता है, उसके अंदर मॉर्फिन मिलता है। तो आपको पता है ऐसे समझ लो, जो आपको पता है अफीम होती है ना, अफीम होती है, तो अफीम का पौधा कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर अफीम लगती है। तो ऐसे समझ लो मोर है, वो अफीम को खाता है इसके डंडे के ऊपर बैठ करके। समझ लो, ये ऐसे समझ लो कि मोर है वो अफीम का नशा करता है। समझ में आ गया? ऐसे समझ लेना, मॉर्फिन से क्या समझ लेना? मोर है वो अफीम का नशा कर रहा है। इस ट्रिक से याद कर लो आप इसको। 6 नंबर प्रश्न है, विच सोर्स ऑफ कोलेचिसाइन। कोलेचिसाइन का क्या स्रोत होता है? तो कोलेचिसाइन का तो ये तो इसके नाम से याद हो जाएगा आपको, कोलेचिसाइन ऑटोमिनाले, ऑटोमिनाले। ठीक है, तो कोच्चि जाने के लिए, कोच्चि शहर का नाम सुना होगा ना आपको, और कोच्चि शहर जाने के लिए उसने ऑटो का उपयोग में लिया, ऑटो किया है। तो ऐसे समझ लो कोच्चिमियम ओटम, कोच्चि शहर जाने के लिए उसने ऑटो का उपयोग में लिया है, ऑटो बुक किया, ऐसे समझ लो। एल थियानिन किस चीज़ का बढ़ावा के लिए जाना जाता है? एल थियानिन इज बेस्ट नोन फॉर प्रोमेटिंग। तो एल थियानिन है वो किससे संबंधित है? रिलैक्सेशन एंड मेंटल फोकस, मतलब विश्राम और मानसिक एकाग्रता से संबंधित। तो ऐसे समझ लो कि थियानिन को किससे समझ लो? थियानिन को ये समझ लो आप थैले से, कि वो तो भाई एकदम थैला आदमी है जो हर आदमी हर कहीं पे सो जाता है। समझ में आ गया? तो उसको विश्राम से समझ लो कि वो तो भाई एकदम थैला आदमी है, हर कहीं पे सो जाता। तो थियानिन को थैले से याद कर लो। थैले, एकदम थैला मतलब एकदम ऐसे मूर्ख आदमी है या फिर ऐसे ही जो पड़ा रहता है, उसको वो हर कहीं पे विश्राम करने लग जाता है। अगले वाला पॉइंट है, कैफीन एक उत्तेजक यौगिक आमतौर पर किससे प्राप्त होता है? तो कैफीन है वो किससे प्राप्त होता है? व्हाट इज द कॉमन सोर्स ऑफ स्टिमुलेट कंपाउंड कैफीन। तो कैफीन कहाँ से मिलता है? कॉफी और टी से मिलता है। क्या? कैफीन आपका। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयडल प्रिकॉसर्स। तो स्टेरॉयडल प्रिकॉसर्स कौन सा नहीं है इसमें? तो कुरकुमिन, कुरकुमिन स्टेरॉयडल प्रिकॉशंस नहीं है। अगले वाला प्रश्न है, विच कंपाउंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट अरेटेमेसिया एनुआ। तो आर्टेमेसिया एनुआ का प्रयोग का कौन से पौधे से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है आर्टिमीशियम से। तो आर्टिमीसिया इसमें नाम है, उसे से याद कर लो, आर्टिमीशियम। 11 नंबर प्रश्न है, विच कंपाउंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग केमोथेरेपी इंड्यूस न्यूट्रोपेनिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कीमियोथेरेपी से उत्पन्न न्यूट्रोपेनिया को रोकने में मदद करता है? तो टैक्सोल है वो
न्यूट्रोपीनियास को रोकने में मदद करता है। तो टैक्सोल से याद कर लो न्यूट्रोपीनिया का। तो ऐसे याद करो, टैक्सोल को आप किससे याद करो, एल्कोहल से याद करो। तो एल्कोहल को वो पीना चाहता है, ठीक है। टैक्सोल को किससे याद करो, ओल है ना लास्ट में, तो एल्कोहल में भी ओल होता है और टैक्सोल में ओल है। तो इसे याद कर लो कि न्यूट्रोपीनिया एल्कोहल है, वो न्यूट्रोपीनिया वो एल्कोहल को पीना चाहता है। समझ में आ गया। देखो ऐसी ट्रिक बनेगी, इसमें कोई लॉजिक तो होता नहीं है आपको याद करने के लिए, क्योंकि आप इसमें से अधिकतर होंगे वो आर्ट के स्टूडेंट और चाहे साइंस के, तो उनको भी नहीं आती ये सब चीज़ें। तो कैफीन एक्ट मेनली है जे, तो कैफीन एक किसका काम करता है, तो कैफीन काम करता है एक स्टिमुलेंट का, उत्तेजक का। मतलब कैफीन जब आप लेते हो ना, कॉफ़ी के अंदर भी कैफीन होता है, चाय के अंदर भी कैफीन होता है। तो आप चाय पीने के बाद में आपको जो फुर्ती महसूस होती है ना, आप कहते हो एक कप चाय कह लीजिए, मैं तो थोड़ा सा क्या होगा, मेरा शरीर थका थका सा महसूस कर रहा है। तो चाय पीने के बाद में आप में एकदम ऊर्जा आ जाती है। वो कैसे आ जाती है, क्योंकि चाय के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है, और कैफीन एक उत्तेजक होता है, समझ गए, जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा भर देता है। एक वो भी एक नशा ही होता है कैफीन के अंदर भी। अगले वाला प्रश्न है, द एल्केलाइड्स एट्रोफिन्स इज क्लिनिकली यूज्ड फॉर। तो एल्केलाइड एट्रोपिन की चिकित्सक उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपको पता है एल्केलाइड एट्रोपिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आई एग्जामिनेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला है, क्लोरोजेनिक एसिड्स इज नोन फॉर विच प्रॉपर्टी। तो क्लोरोजेनिक एसिड है, उसका क्या गुण होता है, तो क्लोरोजेनिक एसिड है उसका क्या गुण है, वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। समझ में आ गया। तो क्लोरोजेनिक एसिड है, उसका कार्य क्या था, वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। रेस्प्रीन किस न्यूरोट्रांसप्लांट को प्रभावित करता है। तो जो रेस्प्रीन है ये किससे संबंधित होगा, डोपामिन से संबंधित होगा। तो डोपामिन आप समझ में आ गया क्या होगा, आपके जो अच्छी फीलिंग आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आपको कभी इमोशनल हो गए, कभी आपको कॉमेडी मतलब हंसी वाली फीलिंग आ रही है, तो ये सब चीज़ें किससे संबंधित होती हैं, डोपामिन हार्मोन से संबंधित होती हैं। तो ये इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एस्प्रिन है वो काम करता है। तो एस्प्रिन एक्ट एज ए बाय इफेक्टिंग इट्स न्यूरोट्रांसमीटर, किसके, डोपामिन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, रेस्प्रिन वो कार्य करता है। तो अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, आखिरी यूनिट है ये। व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन व्हेन ए पर्सन इज हैविंग ए हार्ट अटैक। तो कोई भी व्यक्ति है उसमें अगर हार्ट अटैक आ गया है तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए। तो आपको तत्काल क्या कार्य करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो उसके लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, गिव एस्प्रिन एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। तो एस्प्रिन नामक दवाई आती है, जो कोई भी व्यक्ति हार्ट से संबंधित उसको क्लोट बन गया है या हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो गई तो उसको दूर करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, एस्प्रिन नामक दवाई दी जाती है। तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को एस्प्रिन दो और तुरंत है वो हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर दो। आप ऐसे नहीं कि वेट कर रहे हो कि सही हो जाएगा, नहीं, आपको पता है जो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं उनके लिए पहला 1 घंटा बहुत ज़रूरी होता है इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। अगर 1 घंटे में उन्हें अच्छे से इलाज मिल गया तो वो व्यक्ति बच सकता है, वरना क्या होता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। 1 घंटे को, पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है हार्ट जैसी बीमारियों के लिए। दूसरे नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द सिम्टम्स इंडिकेट ए स्ट्रोक। तो कौन से लक्षण है जो स्ट्रोक का संकेत देते हैं। तो कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट स्ट्रोक आ गया, ये भी ऐसा ही होता है, तो उसमें क्या क्या संकेत मिलेंगे आपको। तो उसके संकेत होते हैं अस्पष्ट बोलना व चेहरे का झुकना। तो अगर कोई व्यक्ति को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी बोली है वो लड़खड़ाने लग जाएगी और उसका चेहरा आगे की तरफ झुक जाएगा और शरीर है वो स्थिर पड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब एकदम सुन्न आने लग जाएगी उस व्यक्ति को। तो ऐसे लक्षण अगर आपको कोई भी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे अचानक से तो समझ लेना उसको हार्ट स्ट्रोक आया है और आपको उसको मेडिकल सहायता देनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, स्लर्ड स्पीचेस एंड फेशियल ड्रॉपिंग। 3 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट एड फॉर ए ब्लीडिंग वाउंड इंडिकेट्स। तो खून बहने वाली चोट का प्राथमिक उपचार क्या होता है।
तो अगर कोई भी जगह पर आपके कट लग गया और खून बह रहा तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आपको कोई कपड़ा बांध देना है या दबाव लगा देना है ताकि वो खून है बहने से रुक जाए। तो आपको क्या करना है, उसको अप्लाइड प्रेशर विद ए क्लीन क्लॉथ, मतलब साफ कपड़े से उस पर क्या करना, आपको दबाव डालना है ताकि गंदगी, ऐसा नहीं गंदा कपड़ा नहीं लेना, गंदा कपड़ा लोगे तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह फैलने का चांस रहता है और रिएक्शन होने का चांसेस रहते हैं। साफ कपड़ा लेना है और उससे दबाव से उसको दबा दो ताकि ब्लड क्लोटिंग है वो हो जाए और ब्लड है उसका फ्लो रुक जाए। ठीक है। अगले वाला प्रश्न है, छोटे विच नेचुरल आइटम इज ट्रेडिशनली यूज टू द सोथ माइनर बर्न्स। तो छोटे जलने के घावों को शांत करने के लिए किस पारंपरिक रूप का उपयोग में किया जाता है, तो एलोवेरा जेल का। तो अगर आपके कोई छोटा मोटा अगर जलन हो गई या जल गया आपका हाथ वगैरह, तो आप किसका, कौन से प्राचीन जड़ी बूटी का प्रयोग में करते थे लोग, तो किसका प्रयोग करते थे, एलोवेरा का। तो एलोवेरा का जो पौधा था उसका आप तो रस होता है वो थोड़ा सा लगा लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिल जाएगी। और अगर आपके जलन वगैरह की समस्या होती है, अगर हाथ वगैरह जल जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, ठंडे पानी से भी धो सकते हो ताकि आपका जो हाथ है वो जला है, वहाँ पे जो मसल्स है वो एक्टिव हुई और थोड़ी कूल डाउन हो जाए और आपका जो जलन है वो ब्रेन है वो आपको थोड़ी कम महसूस हो। तो पता चल गया आपको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए और एलोवेरा जेल का भी प्रयोग आप कर सकते हो इसके अंदर। अगला नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ चोकिंग इन चिल्ड्रंस। तो बच्चों में घुटन की समस्या का कारण क्या होता है, तो इंजेक्टिंग स्मॉल टॉयज और फूड। तो आपको पता, आपने भी बचपन में कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़ निगल ली होगी जिसके वजह से आपका गला वो चोक हो गया होगा। कैसे बच्चों को रुपए नहीं देते हैं क्योंकि कहते हैं कि वो निगल जाएगा, या फिर कोई कोइन या कोई गुठली वगैरह हो गई बेर की वो निगल गया होगा। तो यही होती है बच्चों के अंदर जो चोकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बच्चों को नासमझ होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता और वो क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे कोई टॉयज़ हो गया, फूड आइटम हो गया, उसको क्या कर लेते हैं, अपने इंजेक्ट कर देते हैं। और उनकी फूड पाइप होती है वो भी क्या होती है, उतनी डेवलप नहीं होती है, छोटी रहती है, तो चीज़ें फंस जाती हैं उनकी गले में। छठा नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ फेनेटिंग। तो बेहोश होने पर तुरंत तत्काल क्या करना चाहिए, तो जो व्यक्ति बेहोश हो गया उसको लेट देम डाउन एंड राइज देयर लेग। तो कोई भी व्यक्ति है उसको लिटा देना चाहिए और उसके पैर ऊपर कर देने चाहिए। तो कोई व्यक्ति है अगर वो बेहोश हो जाता तो उसके क्या हुआ, उसके जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें खून की सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, खून मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके पैर ऊपर कर देने। तो पैर ऊपर कर दोगे तो खून का फ्लो है वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ चला जाएगा, मस्तिष्क में चला जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और वो बेहोशी से बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। छठे नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न है, सांस फूलने की स्थिति में कौन सी पारंपरिक जड़ी बूटी सहायक हो सकती है। तो कोई व्यक्ति का सांस फूल रहा तो उसको कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग लेना चाहिए। इंग्लिश में, ट्रेडिशनल हेल्प हर्ब में सपोर्ट द ब्रीथिंग ड्यूरिंग द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो कौन सी का यूज कर सकते हो आप, तुलसी का। तो तुलसी है वो श्वास से संबंधित बीमारियों के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी क्या होती है, एक जो जड़ी बूटी है या औषधि है। तो आपके घर में जो तुलसी होती है आपको डेली दो सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 1 या 2 पत्ता डेली खाना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। और खाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जीभ पर नहीं रखना है, आपको चबाकर सीधा निगल जाना है जीभ पर रखे बिना, क्योंकि जीभ पर रखोगे तो फट जाएगी आपकी जीभ। 8वां नंबर प्रश्न है, एनाफिलेक्सिस क्या है। तो एनाफिलेक्सिस क्या हुआ है, सेवरल एलर्जिक रिएक्शन। तो ऐसा हुआ कि मान लो आपके कोई मक्खी का छत्ता है, बहुत 5-6 मक्खियाँ एक साथ खा गई तो आपको क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, या फिर आपको मकड़ी वगैरह खा गई या कोई जहरीला जानवर खा गया, इसलिए आपके शरीर में सूजन आ गया अचानक से। अब तो उसको क्या कहते हैं, एनाफिलेक्सिस कहते हैं। समझ में आ गया। सेवरल एलर्जिक रिएक्शन या तिरु एलर्जिक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, एनाफिलेक्सिस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्राइमरी मेडिसिन फॉर द सीजर ऑफ एपिलेप्सी। तो दौरा या मिर्गी आने के दौरान कौन सी प्राथमिक दवा दी जाती है। तो कौन सी दवाई है जो मिर्गी आने पर किसी व्यक्ति को दी जा सकती है, उसका क्या नाम होता है,
डाइजेपाम। तो डाइजेपाम नामक जो एक दवाई आती है उसका प्रयोग किया जाता है जब भी कोई व्यक्ति है जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, उसको कौन सी दवाई दी जाती है? डाइजेपाम की दवाई दी जाती है। तो ऐसे समझ लो उसको, दाई को दाई को दाई को दाई से समझ लो, दाई को है ना, दाई को क्या आता है? बहुत ज़्यादा मिर्गी आती है, इसलिए उसको डाइपाम दिया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, इन द केस ऑफ पॉइजनिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू। तो कोई व्यक्ति ने अगर जहर खा लिया है तो उसको आपको पहला कदम क्या करना चाहिए उसको सही करने के लिए? तो आपको क्या करना चाहिए? कॉल पॉइजन कंट्रोल इमरजेंसी। मतलब आपको विष निषेध केंद्र को या आपातकाल सेवा को बुलाना चाहिए। तो एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि भाई कोई विष निषेध केंद्र है वो आपके पास में, आप उस पर कॉल कर लो या फिर 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लो ताकि जल्दी से जल्दी मेडिकल इमरजेंसी मिल सके। या फिर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो कोशिश करो उस व्यक्ति को उल्टी हो जाए। अगर उल्टी हो जाएगी तो जहर की मात्रा है वो जो पेट है शरीर में गई है उसकी मात्रा थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, उससे उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। तो उसके 2 प्रश्न बनते हैं, इसके 2 आंसर बन सकते हैं। एक तो मीटिंग करवा सकते हो उससे, और या फिर कॉल पॉइजन सेंटर को या इमरजेंसी के लिए आप उसको कॉल कर सकते हो किसी डॉक्टर के लिए। 11 नंबर प्रश्न है, विच ट्रेडिशनल रेमेडी इज यूज इन द बर्न टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो जलने पर संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा पारंपरिक तरीका प्रयोग किया जाता था? तो किसका प्रयोग करते थे लोग? हल्दी और शहद के पेस्ट को लगाया जाता था ताकि क्या हो सके, जो जहाँ पर जला है वहाँ पर कोई भी प्रकार का व्रण जलन नहीं हो और कोई भी प्रकार का संक्रमण नहीं फैले। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हल्दी और शहद का पेस्ट है घोलकर लगा दिया जाता था। तो हल्दी और जो शहद का पेस्ट है उससे जलने की जो शरीर में जलन पर बहुत काम आता है संक्रमण को रोकने के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, पैरालिसिस कॉमनली अकर्स ड्यू टू। तो पैरालिसिस की आमतौर पर किस कारणों से होते हैं? तो जिस व्यक्ति का मान शरीर काम करना बंद कर दिया, कोई अंग काम करना बंद कर दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरालिसिस बोलते हैं। और पैरालिसिस किसकी वजह से होता है? स्ट्रोक के वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान की नसें हैं या तंत्रिका तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। समझ में आ गया? तो तंत्रिका तंत्र वो काम करना बंद कर देगा या नसें ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए कोई व्यक्ति का पैरालिसिस आ जाता है, फिर स्ट्रोक आ जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्यूमर्स, रिजिडिटी एंड स्लो मूवमेंट इन द एल्डरली। तो बुजुर्गों को कपकपी, जकड़न और धीमी गति किस रोग की पहचान है? तो किस रोग की पहचान होती है? इसका क्या नाम होता है? पार्किंसंस डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ यही होता है कि बुढ़ापे में जब व्यक्ति का हाथ कपकपाने लग जाते हैं, जकड़न हो जाता है, वो धीरे धीरे चलने लग जाता है, तो ये इसी से संबंधित है, पार्किंसन डिजीज से संबंधित है ये सब चीज़ें। अब बढ़े अगले नंबर प्रश्न की तरफ, 14 नंबर प्रश्न की तरफ। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग है वो मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर डिजीज प्राइमरीली इफेक्ट द मेमोरी एंड द ब्रेन फंक्शन। कोई भी व्यक्ति उसकी स्मृति व मस्तिष्क क्रिया को अल्जाइमर है वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ। डिमेंटिया इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो डिमेंशिया का सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो डिमेंशिया को कैसे वर्णन किया जाता है? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन। मतलब जब दिमाग का मस्तिष्क का कार्य धीरे को होना बंद हो जाए, काम करना कम कर दे, उसी को क्या कहा जाता है? डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थे आपके चारों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडर्न मेडिसिन से संबंधित। तो आपको कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। और जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना आपको। धन्यवाद।